आज हम लेंगे मापर और मात्रक का भाग 7। और इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से भौतिक राशियों की उइमाएँ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब यहाँ पर उइमाएँ क्या है, इसके लिए पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है वह क्या होती है, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तब क्या होती है, अलग अलग जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती हैं उसकी जो मूल भौतिक राशियों के साथ अलग अलग घातों के रूप में संबंधित रहती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लेते हैं घनत्व का अगर मात्रक लें तब किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तब क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर किलोग्राम की घात 1 मिलेगा और घन मीटर मतलब मीटर की घात ऋण 3 आया, क्योंकि प्रति है तो नीचे हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि की जो मात्रक होती है वह जो मूल भौतिक राशि के अलग अलग घातों से निर्मित होती है, बनती है। अतः हम क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों में व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमाएँ कहते हैं। इसी उदाहरण को हम लेकर चलते हैं। तब घनत्व का जो मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर है, तब जिसमें किलोग्राम की घात कितना है, 1 है और मीटर की घात ऋण 3। तब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि घनत्व में किलोग्राम की जो विमा है वो 1 है, जो घात है उसी को विमा कहते हैं, और मीटर की विमा कितना है, ऋण 3। ठीक है ये। अब इसके बाद आते हैं इसको विमीय सूत्र। तो इसी से संबंधित हम लेंगे विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंधित प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। अब इसको हम एक निश्चित संकेत के रूप में हम लिखेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, विमीय सूत्र। तब इसके लिए यहाँ पर एक निश्चित संकेत बनाया गया है। तब विमीय सूत्र लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा एवं पदार्थ की मात्रा के लिए जो सूत्र है उसको क्रमशः अर्थात लंबाई के लिए L और इस तरह से बड़ा जो ब्रैकेट होता है उसमें रखते हैं। द्रव्यमान के लिए क्या है, M, समय के लिए T, ताप के लिए केल्विन है तो इसका K से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता इसके लिए CD से दर्शाते हैं। विद्युत धारा उसको हम क्या करते हैं, A से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास मूल मात्रक थे, मतलब 7 मूल मात्रक हैं, उन सभी को इस तरह से दर्शाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, विमीय सूत्र लिखने के लिए सामान्य संकेत का उपयोग न कर विशिष्ट संकेत का उपयोग किया जाता है। लंबाई को आप कैपिटल L से दर्शा दिए, ब्रैकेट में डाल दिए। द्रव्यमान को कैपिटल M से और इसको ब्रैकेट में डाल दिए। जो समय है उसके लिए T, ताप के लिए K और ज्योति तीव्रता के लिए CD, विद्युत धारा के लिए A और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तब इसके लिए जो हमारा फिजिक्स का जो अलग अलग भाग है, अलग अलग चैप्टर होता है, उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी। तब इसमें हम इन 7 का एक साथ उपयोग न करके अलग अलग जो भाग है उसमें हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जैसे हमारा क्या है, यांत्रिकी जो चैप्टर होता है, तो यांत्रिकी में हम केवल 3 मूल राशियों को उपयोग करते हैं, M, L और T का। इसी तरह से ऊष्मागतिकी वाला जो भाग होता है उसमें हम M, L, T के साथ K का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबकत्व में M, L, T के साथ साथ A अर्थात एम्पियर का उपयोग करते हैं, और प्रकाशिकी में हम M, L, T और CD इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग भाग में जब भी विमीय सूत्र लिखना रहेगा तब इन मूल राशियों का उपयोग करेंगे। अब विमीय सूत्र लिखने के लिए उदाहरण में चलते हैं। तब मान लो आयतन का आपको विमीय सूत्र लिखना है, तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, लेकिन सब क्या है, लंबाई ही है, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई की घात 3। अतः आयतन का जो विमीय सूत्र होगा L की घात 3 हो जाएगी,
और इसको हम चूँकि यांत्रिकी में ले रहे हैं इसीलिए MLT के रूप में लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, m यहाँ पर नहीं आया तब m के ऊपर शून्य घात लगाएंगे, l के ऊपर घात 3 लगाएंगे और t के ऊपर घात 0 लगाएंगे और इसको हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा जो ब्रैकेट है उसमें डाल देते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर जो घनत्व है तो घनत्व के लिए क्या होती है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अतः घनत्व का उर्मी सूत्र में हम क्या करते हैं, द्रव्यमान के लिए m और आयतन के लिए l का त्रिघात, तब इसका जो उर्मी सूत्र हो जाएगा m की घात 1 रहेगा, 1 को नहीं लिखते, और l की घात ऊपर गया तब l की घात क्या हो गया, ऋण 3 हो गया। चूँकि t इसमें नहीं है इसीलिए t की घात 0 हो गया। तो इस तरह से क्या होती है, घनत्व का उर्मी सूत्र बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं इस सारणी में जो बहुत सारे जो मूल भौतिक राशि है उसके व्युत्पन्न जो भौतिक राशियाँ हैं उसका मात्रक और उर्मी सूत्र कैसे निकाला गया है। तो ये पहला जो यांत्रिकी खंड है, जैसे हम बता रहे थे, तब क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, l गुणित l हो जाएगा, l का स्क्वायर। तब उर्मी सूत्र क्या मिल गया, m की घात 0, l का घात 2 और t की घात 0। अगर मात्रक देखें तब क्या होता है, वर्ग मीटर। दूसरा अगर हम आयतन की बात लेते हैं तब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है। इसको उर्मी सूत्र के लिखने के लिए क्या करती हैं, l गुणित l करेंगे तो l की घात 3 आ गया। इसीलिए इसका जो उर्मी सूत्र होगा वह m0 l की घात 3 t0 हो जाएगा ये। और इसका जो मात्रक लेते हैं आप लोग जानते हो क्या होता है, आयतन का मात्रक घन मीटर। तीसरा में आ जाते हैं जो घनत्व है, तो घनत्व का जैसे हम बतला चुके हैं द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तब इसका जो उर्मी सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे, m बटे l की घात 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, m l की घात ऋण 3 इस रूप में लिखेंगे। अब इसका जो फाइनली उर्मी सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, m l की घात ऋण 3 और t की घात 0। और चूँकि इसका हम मात्रक में चलते हैं तब क्या आता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। चौथा में आते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो चूंकि आपेक्षिक घनत्व में क्या होता है, वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व लेते हैं, तो ये दोनों क्या है, घनत्व और घनत्व आ गया। इसीलिए क्या होगा, घनत्व का हम उर्मी सूत्र लिखे हैं, इधर भी घनत्व का, तब m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 0 आ गया। अर्थात जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो विमाहीन राशि होती है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखना, अगर कोई भौतिक राशि विमाहीन राशि है तब उसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह केवल एक अनुपात होती है। आपेक्षिक घनत्व क्या होती है, दो घनत्व का अनुपात होता है, वस्तु के घनत्व और जल के घनत्व। इसीलिए ये विमाहीन राशि हो जाती है और इसका मात्रक नहीं होता। अगला हम लेते हैं वेग या चाल। चूँकि दूरी बटा समय होता है तो दूरी का l लेते हैं और समय के लिए t लेंगे, तब इसका जो उर्मी सूत्र LT-1 मिलेगा। तो इसका फाइनली क्या लिखेंगे, m0 LT-1 और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तब आ जाएगा ये त्वरण। तो त्वरण के लिए क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन मतलब वेग का लेंगे तो LT-1 हो गया और समय का t ले लिए, तब इसका क्या हो गया, LT-2। ये ऊपर गया तो -2 हो गया, तब क्या हो गया, m0 LT-2 और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। इसी तरह से रेखीय संवेग का लेंगे तब क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का क्या हो गया m और वेग का पहले जान चुके हैं LT-1, तो क्या हो गया इसका mLT-1 हो गया और इसका जो मात्रक होता है तब क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से आगे बल के लिए उसका जो सूत्र रहता है उसके आधार पर आप निकाल सकते हो आवेग, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तब आपको विशेष रूप से आपको क्या करना है, शक्ति तक क्या करना है, एकदम याद करके रखना है, क्योंकि अगला कभी भी हमें किसी भी भौतिक राशि का अगर उर्मी सूत्र निकालना होता है तब कार्य, ऊर्जा या शक्ति यहाँ तक की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इतना का आपको अच्छे से याद करके रखना है। बाकी फिर हमारा जो परिभाषा होता है, सूत्र होता है, उसके आधार पर आसानी से निकालते जाते हैं। जैसे दाब का दिया गया है, प्रतिबल का दिया गया है, विकृति का दिया गया है, प्रत्यास्थता गुणांक, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा,
स्प्रिंग या बल नियतांक, कोण। तो कोण के लिए देखते हैं यहाँ पर कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है, और चूंकि चाप उसकी भी लंबाई एल होता है और त्रिज्या इसका भी क्या होता है, एल है, इसीलिए क्या होगा, एल का 0 आ गया। तब इसका जो यूनिट सूत्र होता है m0 l0 t0, तो इसको भी आप कह सकते हो ये भी क्या है, एक विमाहीन राशि है। हाँ, लेकिन इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, इसीलिए रेडियन को क्या कह रहा है, मूल मात्रक में न रखकर पूरक मूल मात्रक में रखा गया है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसी तरह से कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, आवृत्ति। आगे हम लेते हैं ऊष्मा गतिकी वाला जो खंड होता है, उसमें देखिए तो ऊष्मा तो क्या है, वास्तव में ऊर्जा के एक रूप है, इसीलिए इसका जो विमित सूत्र होगा, जो हम ऊर्जा के लिए जो विमित सूत्र निकाले हैं वही होगा mL²T-2। आगे हम लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा की, तो यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा बटे क्या होता है, द्रव्यमान गुणित ताप में वृद्धि। तो ऊष्मा की मात्रा मतलब ऊष्मा का लगा देते हैं, द्रव्यमान m और ताप वृद्धि मतलब टेम्परेचर है। तब इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें जो ताप का मात्रक होता है केल्विन के, इसको लेंगे, तब इस तरह से इसका जो विमित सूत्र हो जाता है m0 L²T-2 K⁻⁻1। तो इसी तरह से गुप्त ऊष्मा, रेखीय प्रसार गुणांक, ऊष्मा चालकता, प्लांक नियतांक, बोल्टेजविन नियतांक, स्टीफन नियतांक, मीन नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, इन सभी राशियों का हम विमित सूत्र निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं विद्युत गतिकी में। तब इसका जो है आवेश, तो आवेश का क्या होता है, विद्युत धारा गुणित समय, इस तरह का सूत्र बनता है। तब यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा का ए हो गया, समय का टी हो गया। तब इसका जो m की घात में हम 0 लेंगे, शून्य लेंगे, टी की घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सॉरी एल की घात शून्य हो जाएगा, और टी की घात 1 आ जाएगा, और ए। तो इस तरह से इसका जो विमित सूत्र हो जाता है m0 l0 ta। इसका जो मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसी तरह से विभव का, प्रतिरोध का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन सभी जो राशियां हैं उसका हम विमित सूत्र निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि हम चुंबकत्व में जाएंगे, तब जैसे चुंबकीय आघूर्ण होता है m, इसका सूत्र होता है धारा गुणित क्षेत्रफल। तब यहाँ पर धारा के लिए a उपयोग कर दिए, क्षेत्रफल का l का वर्ग। तब इसका जो विमित सूत्र बन जाएगा m की घात 0, l की घात 2 और t की घात 0, और साथ में रहेगा a। तब इस तरह से इसका जो विमित सूत्र बन गया, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर गुणित मीटर का वर्ग, am का वर्ग होता है। इसी तरह से और बाकी है ध्रुव प्रबल्य है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय फ्लक्स है, प्रेरकत्व। तो इसको जनरली चुंबक के लिए जो होती है, इसका लिए हम धारा अर्थात विद्युत वाले पार्ट का उपयोग करते हैं। अब हम लेते हैं विमीय समीकरण। तो ये जैसे विमित सूत्र निकालते हैं उसी तरह से है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, परिभाषा को थोड़ा सा देख लो। किसी भौतिक राशि को उसके विमित सूत्र से संबंधित, जो सूत्र लिखे हैं विमित सूत्र, उसी से संबंधित करने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। अब इसके लिए हम उदाहरण मिलेंगे, जैसे आयतन का जो विमित समीकरण होगा, तो आयतन के लिए जो संकेत होता है भी, इसको हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं, और बराबर आयतन का क्या लिख दिए, विमीय सूत्र। तब चूंकि ये बराबर करके लिखा गया है ऐसा करके, ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विमीय समीकरण। इसी तरह से चाल का जो विमीय समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, v m0 L t-1। तो इस तरह से हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, तब इसको क्या कहेंगे हम, विमीय समीकरण। इसीलिए इसकी परिभाषा को एक बार और ध्यान से समझ लो। किसी भौतिक राशि को उनके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से समीकरण आप बना सकते हो। कोई भी जो भौतिक राशि दिया रहेगा उसका संकेत लेना है और बराबर करके उसके विमीय सूत्र को लिख देना है, तब ये क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण। अब हम आगे आ जाते हैं विमीय अविश्लेषण के अनुप्रयोग। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि
विमीय सूत्र निकाले, विमीय समीकरण निकाले, तब इसका क्या अनुप्रयोग है, हम किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तब मुख्यतः ये 4 तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, और तीसरा है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, और चौथा है भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। फिर से इसको चलते हैं हम। भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, मतलब इसका अर्थ है कोई भी समीकरण दिया गया है वह सही है या गलत है, शुद्ध है या गलत है, इसकी हम जांच कर सकते हैं। दूसरा लाइन ये बतलाता है कि एक जो भौतिक राशि है अन्य भौतिक राशियों से किस प्रकार संबंध रखता है, उसके बारे में हम संबंध स्थापित ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, अगर किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात है तब हम क्या कर सकते हैं, एक पद्धति का जो मात्रक है तो दूसरे पद्धति के मात्रक में उसका मान कितना आएगा उसको हम जान सकते हैं। और चौथा इसका उपयोग है, कोई भी भौतिक राशि है जिसका मात्रक ज्ञात नहीं है लेकिन सूत्र ज्ञात है, तब उसके आधार पर उस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। तब इस तरह से ये 4 जो अनुप्रयोग है, तो ये अनुप्रयोग क्या करते हैं कि एक सिद्धांत है जिसको हम क्या कहते हैं, विमीय समागमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेसी ऑफ डायमेंशन। तब इसके अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार क्या होती है, किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती है। ये माना जाता है कि कोई भी जो भौतिक में जो समीकरण होता है उसके जितने भी पद रहेंगे सभी पदों का जो क्या होगा, विमीय या जो विमाएं हैं वो समान होगी। या सरल शब्दों में कह सकते हो, अगर समान विमा वाले ही भौतिक राशि जोड़ सकते हैं। वैसे भी ये सामान्य जानकारी है, किलोग्राम रहेगा तो किलोग्राम में ही जुड़ेगी, अर्थात 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हो, एक वस्तु के द्रव्यमान और उसके लंबाई को जोड़ नहीं सकते, है ना। तब उसी को कहा गया है कि समान विमा वाले राशियां ही जोड़ सकती है। इसी तरह से अगर सूत्र है कोई भी, तब दोनों पक्षों की जो विमाएं हैं वो भी समान होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, विमीय समागमता का सिद्धांत। अर्थात किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती है। एक उदाहरण पर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक भौतिकी का समीकरण है v = u + at। तब इस जो सूत्र दिया गया है या समीकरण दिया गया है, इसमें v की विमा, u की विमा व a × t की विमा क्या होगी, समान होगी। अर्थात v की जितनी विमा है u की उतना विमा होगा, और साथ में a और t इन दोनों का जो गुणनफल का विमा है वो भी u की विमा के बराबर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होगी तब दिया गया समीकरण शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम इन चारों का अनुप्रयोग के रूप में आगे उदाहरण लेते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। तो जो समागमता का जो सिद्धांत है उसी को आधार मानकर यहाँ पर जांच करेंगे। तब एक प्रश्न लेकर चलते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लो आपको दिया गया है समीकरण t = 2π वर्गमूल L/g। ये क्या है, एक सूत्र है। ये वास्तव में क्या है, आवर्तकाल के लिए सूत्र है। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सूत्र को आप सूत्र के रूप में याद रखोगे। तब इस जो सूत्र दिया गया है कि शुद्धता की जांच कीजिए, जहां t = आवर्तकाल, L = प्रभावकारी लंबाई, g = गुरुत्वीय त्वरण। तीसरा का जो प्रश्न दिया गया है इसका हम हल कैसे करें, अर्थात शुद्धता की जांच कैसे करें। तब हल करने के लिए हम इस सूत्र को ध्यान से देखोगे तब क्या आ जाएगा, जो 2π लिखा गया है ये शुद्ध संख्या है, अतः इसको हम क्या मानेंगे, विमाहीन राशि। अब उसके बाद जो जो यहाँ पर भौतिक राशियाँ दिया गया है सभी की विमाएँ लिखेंगे। तब t की विमाएँ, तो t क्या है, यहाँ पर आवर्तकाल है, काल मतलब क्या है, समय है, एक समय अंतराल है, इसीलिए समय अंतराल की जो विमा होता है वो t आता है, तो कैपिटल T लिख देते हैं यहाँ पर। स्मॉल l क्या है, प्रभावकारी लंबाई दिया गया है, लंबाई है तो लंबाई का विमा क्या होता है, कैपिटल L होता है। इस तरह से l की विमाएँ क्या हो जाएगा, कैपिटल L ऐसा लिख सकते हैं।
इसके बाद आता है जी। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, ऐसा कहा गया है प्रश्न में। तो जी की विमा क्या होगी? जो त्वरण की विमाएँ हैं उसी को लिखेंगे LT-2। तो इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ पर जो संकेत में दिया रहेगा वो कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं उन्हीं की विमाओं को यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सूत्र पर ध्यान देते हैं। तब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है अर्थात बाईं ओर है, तो बाईं ओर में क्या है? T दिया गया है। तो बाईं पक्ष की जो विमाएँ हैं वो क्या होगा? T आएगा। लेकिन हम यांत्रिकी में लेते हैं तब M और L को भी लेते हैं, इसीलिए इसकी जो विमाएँ लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? M0 L0 T। तीसरा से बाएं पक्ष की विमाएँ हमें मिल गया। अब आगे हम लेते हैं राइट हैंड साइड अर्थात दाएं पक्ष की विमाएँ। तो दाएं जो पक्ष दिया गया है उसमें क्या दिया गया है? 2π√L/G ये सूत्र में दिया गया है। तब हम पहले भी लिख चुके हैं 2π एक शुद्ध संख्या है, इसकी विमा नहीं होगा। तब यहाँ पर L और G की विमा को इसी सूत्र के फॉर्मेट में रखना है, इसी के रूप में रखना है। तब इस तरह से दाएं पक्ष की जो विमाएँ होगा वो क्या हो जाएगा? वर्गमूल जो स्मॉल एल है उसकी विमाएँ देखेंगे तब क्या हो जाएगा? ये कैपिटल एल ब्रैकेट में लिख देते हैं और नीचे जी दिया है तो बटा करके जो जी की विमा है LT-2 इसको लिख देते हैं। तब आगे इसको हल करेंगे, जैसे गणित में हल करते हैं उस तरह से हल करना है। तब रूट ऑफ में आ जाएगा L कट गया और T को हम ऊपर ले गए बटे से, तब ये -2 घात है वो प्लस में आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये T का वर्ग हो जाएगा। अब चूंकि वर्ग है तब इसका वर्गमूल लेंगे तब T आ जाएगा। तब इस तरह से हमें क्या मिलता है? T मिल जाता है। अब इसको हम यांत्रिकी के रूप में लिखते हैं तब क्या होगा? M⁴ L⁴ और T। तो इस तरह से दाएं पक्ष की विमा हमें मिल गया M0 L0 और T। अब चूंकि बाएं अक्ष की हम जो विमाएँ यहाँ पर निकाले हैं तब इसकी विमा भी उसी तरह से आया है। तब इस तरह से हमें पता चल गया कि बाएं पक्ष की विमाएँ बराबर दाएं पक्ष की विमाएँ। इस तरह से दोनों पक्षों की विमाएँ समान हो गई। अतः हम कह सकते हैं जो दिया गया समीकरण है ये क्या है? विमीय दृष्टि से शुद्ध है। इस तरह से हम शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अन्य समीकरण जो है भौतिकी का उसकी शुद्धता की जांच आप प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही।